अब आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आप लोग लिखिए। जब सत्यम ने लिख दिया है उसको पीडीएफ सत्यम भेज देंगे। चलिए लिखिए। किसी भी संविधान का निर्माण विशेष परिस्थितियों का परिणाम होता है। जनवादी चीन का संविधान इसका अपवाद नहीं है। किसी भी संविधान का निर्माण विशेष परिस्थितियों का परिणाम होता है। जनवादी चीन का संविधान इसका अपवाद नहीं है। ये मैं बैकग्राउंड ठीक है प्रगति, मैं समझ गया, तुम मेरे क्लास की हो। किसी भी संविधान का निर्माण विशेष परिस्थितियों का परिणाम होता है। जनवादी चीन का संविधान इसका अपवाद नहीं है। The making of any constitution is the result of special circumstances. The making of any constitution is the result of special circumstances. The constitution of people's चाइना, पीपुल्स, उसको अंग्रेजी में जनवादी चीन को पीपुल्स ऑफ चाइना या पीपुल्स ऑफ चाइना लिख लीजिए, पीपुल्स स्ट्रॉपी एफ करके, चाइना इज नो एक्सपेंशन टू दिस। तो किसी भी देश का संविधान अपनी विशेष परिस्थितियों का परिणाम होता है और जनवादी चीन का संविधान इसका अपवाद नहीं है। आगे लिखिए। कैसे इसको हम लिखेंगे? बेटा आप अपना ऑडियो ऑफ रखिए, आगे लिखिए। चीन एक साम्यवादी राज्य है। चाइना इज ए कम्युनिस्ट स्टेट। चीन एक साम्यवादी राज्य है। यद्यपि साम्यवाद स्टेटलेस और क्लासलेस की बात करता है, लेकिन मार्क्स की परिस्थितियों के अनुसार कहीं भी राज्य का अंत नहीं हुआ और चाइना में भी नहीं हुआ। चीन एक साम्यवादी राज्य है। दूसरे शब्दों में चीन की प्रशासनिक व्यवस्था साम्यवादी है। दूसरे शब्दों में चीन की प्रशासनिक व्यवस्था साम्यवादी है और साम्यवाद पर कल हम लोग विधिवत चर्चा कर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ चाइना इज कम्युनिस्ट। अतः चीन के संविधान को
अतः जनवादी चीन के संविधान की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करना तर्कपूर्ण होगा। अतः जनवादी को रिपब्लिक कहा जाता है अंग्रेजी में। अतः जनवादी चीन के संविधान की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करना तर्कपूर्ण होगा। Therefore, it would be logical to express the silent feature of the Constitution of Republic of China as follows. मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित संविधान। मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित संविधान। पहला इसका साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्ल मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द principles of Karl Marx। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार निजी संपत्ति नहीं होती है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार समाज में निजी संपत्ति नहीं होती है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व सार्वजनिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है तथा समाज से आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है।
कार्ल मार्क्स, इस बार फिर चुन लीजिए और लिख लीजिए। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार समाज में निजी संपत्ति नहीं होती है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार समाज में निजी संपत्ति नहीं होती है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व सार्वजनिक होता है। उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व सार्वजनिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है तथा समाज से आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है। तथा समाज से आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है। मैं इसको समझा रहा हूं, अंग्रेजी वाले लिख लें। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी बोलिए, लिखिए, लिखवाइए। यद्यपि लेक्चर पढ़ा है फिर भी लिख लीजिए इसको। कार्ल मार्क्स इज ए सपोर्टर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स is supporter of scientific socialism. According to scientific socialism, there is no private society, there is no private property in the society. There is no private property in the society. Ownership over the means of production इसमें लिख लिया ना। There is no private property in the society. Ownership over the means of production and distribution is public. Each person works according to his ability and capacity, and receives from the society according to his need. हाँ, एक बड़ा अच्छा प्रश्न अमित ने पूछा है। अंग्रेजी वालों ने तो लिख लिया होगा ना। Each person works according to his ability and capacity and receive from the society according to his needs. अरुण मौर्य ने बिल्कुल कहा है। समाजवाद का बेटा एक वैज्ञानिक हुआ है। थोड़ा सा मैं तुरंत विषय पर आ जाऊंगा। सीएम जोड एक वैज्ञानिक हुआ है, विचारक हुआ है। उसने कहा है
कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे हर व्यक्ति पहन लेना चाहता है, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वह साइंटिफिक है। कल मैं साइंटिफिक समाजवाद आप सबको बता रहा था कि काज और एक्शन पर आधारित होता है, कार्य और कारण के संबंध जहां होते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के लिए मैंने कल बताया था, जैसे गर्मी के दिन है तो आप एसी चलाते हैं, गर्मी के दिन है तो पसीना होता है, आपको गर्मी का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसमें टेम्परेचर हाई है। तो मार्क्स ने जिस समाजवाद की बात की तो उसने कहा ना कि जब हाईएस्ट स्टेज पर कैपिटलिज्म होगा, जब पूंजीपति बहुत अमीर हो जाएगा और सर्वहारा मजदूर बहुत गरीब हो जाएगा तो क्रांति होगी और निजी संपत्ति नहीं होगी। तो मार्क्स यही कहता है कि जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट पर आता है, उसी तरह यह दुनिया में समाजवाद भी। और बेटा एक जगह पर मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं और उसे साम्यवाद भी कहते हैं, कम्युनिज्म भी कहते हैं। तो एक दृष्टि से साम्यवाद और समाजवाद जिसकी कल्पना कार्ल मार्क्स करता है, दोनों एक हैं, लेकिन समाजवाद के दुनिया में रूप अलग अलग हैं। लोहिया का समाजवाद, नरेंद्र देव का समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद भारत में, विदेशों में फेबियन समाजवाद, लिबरल समाजवाद, गिल्ड समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म, नेहरू का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो समाजवाद के अनेक रूप हैं, लेकिन जिस साम्यवाद की बात और जिस समाजवाद की साइंटिफिक तरीके से ले आने की, कल तो विधिवत पूरा लेक्चर केवल और केवल मार्क्सियन थ्योरी पर था कि कैसे वो समाजवाद को लाएगा। कल का लेक्चर आप बेटा सुन लीजिएगा। तो लगभग साम्यवाद और मार्क्स की कल्पना का समाजवाद एक ही है। सोशलिज्म का अर्थ ही होता है समाजवाद, और वो साइंटिफिक सोशलिज्म है। वह क्रांति के माध्यम से आएगा, और क्रांति भी कैसे कैसे होगी इसकी व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको अब समझते हैं। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। तो मैंने इसको बताया कि इसकी पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक है। वह कहता है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, दुनिया की पूरी पूंजी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी और सर्वहारा प्रोलेटरेट, गरीब श्रमिक और गरीब होता जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, दोनों के बीच तनाव बढ़ेगा, दोनों के बीच द्वंद्व बढ़ेगा। और कार्ल मार्क्स कहता है कि जब जैसे पानी 100 डिग्री पर उबाल करता है, गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर और अमीर होते जाएंगे। तो ऐसे मैंने कल आप सबसे चर्चा की थी। तब एक किताब लिखता है कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए बेड़ियां और पाने के लिए पूरा संसार है। ये उसने आह्वान किया, नारा दिया। लेकिन मार्क्स के सपनों के अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार विश्व की ऐसी व्यवस्था नहीं बनी। लेकिन मार्क्स ने जो कल्पना की, मार्क्स ने जो थिंकिंग की, उसके अनुसार एक तो वैज्ञानिक समाजवाद समझ में आ गया कि कार्य कारण संबंधों पर है। जैसे 2 और 2 बराबर 4, ये विज्ञान है, परिणाम समान है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनेगा, परिणाम कहीं भी कर लीजिए यह प्रयोग, चाहे भारत में करिए, कनाडा में करिए, इंग्लैंड में करिए, हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से, मिक्सचर से पानी ही बनेगा। इसको विज्ञान कहते हैं, जहां परिणाम निश्चित होता है। तो कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। अब आपको बता दिया कि किस तरह वह कहता है कि क्रांति होगी, और क्रांति का कारण क्या होगा कि हैव और हैव नॉट्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाएगा और तब यहां क्रांति होगी। तो कार्ल मार्क्स इसी वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक है। वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार समाज में निजी संपत्ति नहीं होगी, क्रांति होगी। न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा, कोई 2 वर्ग होगा ही नहीं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग, कोई वर्ग नहीं। क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक वर्ग होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, एक ही वर्ग होगा। और उसमें किसी को नौकरी कैसे मिलेगी? डॉक्टर अपना काम करेगा, कल मैं बता रहा था, इंजीनियर अपना काम करेगा,
प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता है और जो योग्यता है, प्रोफेसर पढ़ाएगा, विद्यार्थी पढ़ेगा, प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति, हाँ हाँ बिल्कुल, वो सर इतना डिस्टर्ब करोगे तो हम कहाँ कहाँ पढ़ा पाएंगे, और कोर्स तो कई 100 वर्ष लग जाएंगे। नहीं, यह नक्सलवाद ही समाजवाद का एक रूप है, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले ये पढ़ते जाओ। हम तुमको बिल्कुल याद है, दिव्यांश मैं बता दूंगा। नक्सलवाद, नक्सलवाड़ी एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां के दो नेता, कम्युनिस्ट नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल, दो वो बड़े ब्राह्मण नेता वहां के थे, दोनों ने छापामार युद्ध कराया। लेकिन अभी समझना, अभी करने लगोगे तो डिरेल हो जाएगा, और समझना वो भी एक समाजवाद का ही हिंसक रूप है, साम्यवाद का ही हिंसक रूप है। नक्सलवाड़ी स्थान से शुरू हुआ, इसीलिए उसको नक्सलवाद कहते हैं। तो उस पर जाओगे तो हम कोर्स तो कभी भी कई 100 वर्ष लगा दें, मेरा कोर्स पूरा नहीं होगा, ऐसे प्रश्न बनते रहेंगे। और ये निश्चित रूप से बाहर का लड़का होगा, क्योंकि मेरे विद्यार्थी तो अपना नंबर जानते हैं कि हमें कैसे अभी नंबर प्राप्त करना है, अभी विद्वान नहीं बनना। मार्क्सियन थ्योरी इतनी आसान थोड़े है, इसके लिए कई, कम से कम 25-30 लेक्चर चाहिए। ये बाहर के लोगों को आप लोगों ने लिंक भेज के हमारी दुर्दशा कर दी है, और बाहर के लोगों को अच्छी पढ़ाई है नहीं, तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे प्रश्न पूछेंगे। अब हम क्या बताएं, हम चीन के संविधान को बताएं कि वो मार्क्सवाद के सिद्धांत पर है, कि इनको हम अब समझाएं नक्सलवाद क्या है? बताइए, इस तरह की स्थिति होगी तो हमारी क्लास तो कभी पूरी नहीं होगी। मैं छोड़ देता हूं, आप आइए ऑफलाइन में, 4 लोग आएंगे, उनको मैं पढ़ाता रहूंगा। ये दिव्यांश निश्चित रूप से मेरे कॉलेज का विद्यार्थी नहीं है। अब नक्सलवाद एमए में जाना तो पढ़ना, बीए में हम ही खुदे पढ़ाएंगे, लेकिन मैं तो संविधान पढ़ा रहा हूं। तो पहले ये समझिए कि ये कैसे, मार्क्सवाद की व्यवस्था क्या है। तो कार्ल मार्क्स विज्ञान आपको बता दिया। दूसरा चीज है कि वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार निजी संपत्ति किसी की नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। आज जब किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, तो निजी संपत्ति जब होगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको हम इग्नोर करते हैं। और जिनको ये समस्या होगी, मैं प्रॉक्टर ऑफिस में बैठा रहता हूं, आके वार्ता कर लेंगे, मैं उनको लिख के समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद समझ में आ गया, डिरेल हो जाता है ना ये सब चीजें ऐसी। तो समाज में निजी संपत्ति नहीं होगी, और जब समाज में निजी संपत्ति नहीं होगी तो सभी बराबर होंगे। और जब समाज में निजी संपत्ति नहीं है तो कि समझना क्या है बेटा, मैं उनसे भी कह रहा हूं, क्या नाम है जो वो दिव्यांश ने कहा था, दिव्यांश, जब निजी संपत्ति नहीं होगी, किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, तो वो संपत्ति होगी कैसे? पब्लिक की संपत्ति होगी, सभी लोगों की संपत्ति होगी, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। तो मिलना, हम तुम नक्सलवाद बता देंगे। तो अब निजी संपत्ति नहीं होगी, उत्पादन और वितरण के जितने साधन हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्शन है, उस पर स्वामित्व, उस पर अधिकार सभी लोगों का होगा। उसका नाम ही है सोशलिज्म। सोशलिज्म, सोशल माने समाज, इज्म माने वाद, माने विचार। यह पूरे समाज का विचार है, यह इंडिविजुअलिज्म नहीं है, व्यक्ति का नहीं है। संपत्ति, संपत्ति हमेशा निजी नहीं होगी समाजवाद में। संपत्ति, कुछ मत लिखिए भाई, इससे मुझे डिस्टरबेंस होने लगता है। संपत्ति, अब इनको मालूम ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, ये ग्रुप में सिलेबस सब पढ़े हुए हैं। ये बाहर के लोग जब आते हैं ना, तो उन्हें ना तो क्लास का ज्ञान है कि मैं क्लास में कैसे पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। अब वैसे ही परेशानी होती है। अब हमको निर्देश दे रहे हैं कि सिलेबस ही, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाइए, तो मैं क्या सिलेबस के बाहर पढ़ा रहा हूं? ये सब आप लोगों की कमी है। ये जितने सुमित तिवारी वगैरह है ना, सब बाहर के हैं, एक भी यहाँ का लड़का नहीं है। मैं सब, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मैं डालूंगा तो तुरंत आ जाएगा एक्सेल पर।
पूरे कलर्स में हमें दे रखे हैं कि कितना है, किसके पिता का नाम क्या है, सभी बाहर के हैं। बाहर के लोगों को लिंक देकर आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। बाहर के लोग ऐसे आएंगे, आप सब, मेरे जितने बच्चे हैं सब जानते हैं कैसे पढ़ना है, उनको पढ़ने का सहूर। अब आज ही 8 अप्रूवल आए थे, मैंने स्वीकार कर लिया। देखिए सब बाहर के हैं, सब बाहर ही हैं, नहीं तो हमारी क्लास ऐसे चलती है। कल केवल अपने विद्यार्थी थे। या तो मैं एक निर्णय ले लूं कि अब जो भी पढ़ाऊंगा भले कितनी गर्मी हो, सब केवल और केवल हम उस पर पढ़ाएंगे, ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। अब यहाँ आकर के फालतू नक्सलिज्म क्या है, ये क्या है, ये सब बाहर के हैं, ये विश्वविद्यालय वाले हैं। एक भी यहाँ का नहीं है, सब विश्वविद्यालय के हैं। सब बाहर के हैं और ये ऐसे ही करेंगे। एक मैसेज मत करो तो हम कम से कम ये क्लास पूरा पढ़ा लेंगे। अपने बच्चे मैं जानता हूं सब शांति से सुनने वाले हैं और सब बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले। बाहर के हैं ना, तो अब ये बाहर वाले हैं तो एक तो अंदाज नहीं जानते हैं, तो फिर ये प्रश्न पूछेंगे। थोड़ा विश्वविद्यालय का नेचर दूसरा है, खुला खुला नेचर है। अब बेटा मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो कार्ल मार्क्स विज्ञान समझ में आया और वो कह रहा है कि निजी संपत्ति नहीं होगी, किसी की संपत्ति नहीं होगी। तो वो संपत्ति कैसे होगी? सार्वजनिक हो जाएगी। माने जल, जंगल, जमीन, झरने, धरती, आकाश, सब पर सबका अधिकार होगा। कोई किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, कार्ल मार्क्स का साम्यवाद। इसे ही कम्युनिज्म कहते हैं, जहां प्रोहिबिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो जाए, जहां निजी संपत्ति को प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसे ही कहते हैं समाजवाद। अब बेटा आप ये लोग समझ गए कि ये समाजवाद वैज्ञानिक है। क्यों वैज्ञानिक है इसको मैंने बता दिया, कार्य कारण पर। निजी संपत्ति नहीं होगी और जहां से भी उत्पादन होगा, जैसे खेत का उत्पादन हो रहा है, फैक्ट्रियों से उत्पादन हो रहा है, वह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी, किसी टाटा बिरला की नहीं होगी, वो सभी लोगों की होगी। समाज, इस राज्य में, इस धरती पर जो भी निवास करने वाले हैं, जहां भी कम्युनिज्म है, सबकी संपत्ति सबकी होगी, एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, सार्वजनिक होगी। उसका जो मास्टर होगा वो पूरी सोसाइटी, होल इंटायर द सोसाइटी, पूरा समाज। हाँ बिल्कुल, और समाज के सभी लोग समान होंगे और सभी लोगों का समाज के सभी वस्तुओं पर जहां उत्पादन हो रहा है, जैसे उत्पादन कहाँ हो रहा है, खेतों में हो रहा है अन्न का उत्पादन, फैक्ट्रियों में उत्पादन हो रहा है, यह समाज में उत्पादन, और जहां से भी वो उसको बांटा जा रहा है, वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सभी पर समान अधिकार सबका होगा। इसी सिद्धांत पर चीन का संविधान आधारित है। अगला अब समझिए, सभी लोग सावधानी से अगला समझिए। हाँ बिल्कुल, सबका सभी पर अधिकार होगा, एकदम वेरी गुड। सब आवश्यकता, अब आगे क्या कहते हैं, ये क्लास में भी मैंने आप सबको बताया था। प्रत्येक व्यक्ति, अब जो नागरिक होगा, तो नागरिक होगा तो सभी की बुद्धि एक समान तो नहीं है, सभी का शरीर भी एक समान नहीं है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई खेत में काम करने वाला श्रमिक है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई टेक्नोक्रेट है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, बड़ा अधिकारी हो, सभी व्यक्ति अपनी योग्यता, मजदूर की योग्यता है तो वो मजदूरी करेगा, डॉक्टर की योग्यता है तो वो चिकित्सा करेगा। प्रत्येक नागरिक जो इस समाजवाद में रहेगा, कार्ल मार्क्स के समाजवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में, इसकी बड़ी आलोचना है, आलोचना अलग विषय है। पहले मूल चीज समझते हैं कि कार्ल मार्क्स कहना क्या चाहता है, हम समझ जाएं। उसकी धज्जियां तो करपात्री जी महाराज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत उसको गलत साबित कर दिया है, और तर्कों के साथ, वो अलग विषय है।
कार्ल मार्क्स, और ये हाई मोरालिटी पर ही होगा, उच्च नैतिकता पर। अब बताइए कि मजदूर भी उतना ही काम प्राप्त करेगा इस समाज से जितनी उसकी आवश्यकता होगी। वो योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, और एक वस्त्र की आवश्यकता है तो वो एक वस्त्र ले लेगा। और ऐसे ही अपेक्षा समाज के प्रत्येक नागरिक से की गई है। यही अपेक्षा है समाज के प्रत्येक नागरिक से कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, और जितनी उसकी नीड्स होगी, और नीड्स, एक सामान्य नीड्स की बात कार्ल मार्क्स ने कही, रोटी कपड़ा और मकान, वो ग्रहण कर लेगा। और जब निजी संपत्ति होगी ना, तो अपना अपना घर भी नहीं होगा, अपना खेत भी नहीं होगा। तो बस केवल इतना कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का वाद है, वाद माने विचार, इज्म माने विचार, थॉट, और वो समाज का जो कुछ भी है, न तो राज्य का है, न तो व्यक्ति का है, न तो वर्ग का है, न अमीर का है, न गरीब का है, पूरे समाज का है। इसी को कहते हैं बेटा समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। और यही साम्यवाद है, यही कम्युनिज्म है। अब आप सब समझ गए होंगे बहुत अच्छे ढंग से, और आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करेगा। इसी सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पर चीन का संविधान आधारित है, इसी व्यवस्था पर, इसी मार्क्सियन थ्योरी पर। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि मार्क्स की भविष्यवाणियां जब दुनिया में सत्य नहीं हुई, तो कल जैसे मैं बता रहा था, बोल्शेविक रसिया में 1917 में लेनिन ने क्रांति की, और 1948 में यह क्रांति चाइना में माओ से तुंग ने की। ठीक। और अपने अपने ढंग से मार्क्सवाद की व्याख्याएं प्रस्तुत की, मार्क्स की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी किया। तो ये अब अगला वाक्य इसमें लिख लीजिए तो पूरा हो जाएगा। मार्क्स के कार्ल मार्क्स के इसी सिद्धांत पर चीन का संविधान आधारित है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर 1948 में माओ से तुंग ने जनवादी चीन में सफल साम्यवादी क्रांति की थी, और चीन के संविधान का निर्माण किया था, जो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित है। एक बार पुनः सुन लीजिए। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चीन का संविधान आधारित है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर चीन का संविधान आधारित है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर 1948 में, 1948 में माओ से तुंग ने, जिसे हम माओ भी कहते हैं, माओ से तुंग ने जनवादी चीन में सफल साम्यवादी क्रांति की थी। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आधार पर 1948 में माओ से तुंग ने जनवादी चीन में सफल साम्यवादी क्रांति की थी।
सफल साम्यवादी क्रांति की थी और चीन के संविधान का निर्माण किया था और चीन के संविधान का निर्माण किया था जो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित है, जो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित है। अंग्रेजी वाले लिख लें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना इज बेस्ड ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना is based on the theory of Karl Marx, is the based on theory of Karl Marx. The Constitution of China is based on the theory of Karl Marx. Based on the theory of Karl Marx, based on the theory of Karl Marx, in 1948, Mao Zedong, MAOTSETUNG, माओ त्से-तुंग, जिसे हम माओ भी उच्चारण करते हैं, बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इन 1948 माओ त्से-तुंग made a successful communist revolution in Republic of China. In Republic of China, and created the Constitution of China and created the Constitution of China which is based on the scientific socialism, of Karl Marx. ये चीन के संविधान की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान, written and made constitution, लिखित और निर्मित संविधान। विश्व के आधुनिक राज्यों की तरह चीन का संविधान लिखित है। ऐसा इसलिए कि चीन के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है। अब यहां समझ लें, तब मैं बताता हूं। लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिस सब एक केवल टेक्निकल टर्मोलॉजी है, एक तकनीकी शब्दावली है कि लिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान का निर्माण किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया है। उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं।
तो विश्व के आधुनिक राज्यों की तरह चीन का संविधान लिखित है। ऐसा इसलिए कि चीन के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है। इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। written and created constitution या constructed constitution like the modern state of the world, like the modern state of the world, like the modern states of the world, the Constitution of China, the Constitution of China is written, क्यों is written? Because the Constitution of China has been, because the Constitution of China has been prepared by a constituent assembly. अगला वाक्य, जनवादी चीन का साम्यवाद निर्मित संविधान है क्योंकि यह विकास का परिणाम नहीं है। जनवादी चीन का संविधान, जनवादी चीन का संविधान निर्मित संविधान है क्योंकि यह विकास का परिणाम नहीं है, क्योंकि यह विकास का परिणाम नहीं है। जैसे इस बात को अभी समझ लीजिए, डेवलप कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड किंगडम का, विकसित संविधान है संयुक्त राज्य का, ब्रिटेन का। वह कई सौ ओवर द ईयर्स, उसका विकास कई सौ वर्षों में हुआ है, कई वर्षों में उसका विकास हुआ है। लेकिन इसका संविधान का विकास नहीं हुआ, इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण किया गया है, इसको लोगों ने बनाया है। एक सफल क्रांति, साम्यवादी सफल क्रांति करके माओ त्से ने अपने देश के संविधान को वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाया है, इसलिए यह निर्मित संविधान है। तो आप लिख लीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, the Constitution of Republic of China is a made-up constitution, because it is not the result of development, because it is not result of development, यह विकास का परिणाम नहीं है। दूसरा, अब ये तीसरा हो जाएगा। कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व के अन्य आधुनिक राज्यों की तरह जनवादी चीन का संविधान भी कठोर संविधान है क्योंकि चीन के संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब इसे समझ लीजिए, तब हम आगे लिखवाते हैं। आप सब जानते हैं
जब मैं आपकी कक्षाओं में पढ़ा रहा था ब्रिटेन का संविधान, जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान, तो हम लोगों ने विश्व के संविधानों के संशोधन की दृष्टि से दो प्रकार पढ़े थे। जिस संविधान में संशोधन करना आसान है वह इजी कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आसानी से अमेंडमेंट किया जा सकता है। और जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है वह संविधान कैसा है? कठोर संविधान है। और चीन में पीपुल कांग्रेस होती है जिसे वहां की संसद कहते हैं, वह वर्ष में एक बार बैठती है, तो वहां भी संशोधन करना बहुत कठिन काम है। लेकिन उसके लिए प्रेसिडियम है, पोलिट ब्यूरो है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन चीन का संविधान कठोर संविधान क्यों है? इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है कि कैसा संदर्भ और परिप्रेक्ष्य, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर चाइना का है जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संभव नहीं। वो कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें चीन के संविधान में संशोधन संभव नहीं है? तो आप सब जानते हैं कि चीन एक कम्युनिस्ट स्टेट है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और कम्युनिस्ट कभी नहीं चाहते हैं, मैंने जो पहला लेक्चर दिया था और क्लास में आपको पढ़ाया था उसमें बातें बहुत स्पष्ट थी कि चीन के संविधान में संशोधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा संशोधन? क्योंकि चीन के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध करके, छापामार युद्ध करके, माओ के नेतृत्व में रेड आर्मी ने वहां की पूंजीपतियों को पराजित किया है, डिफीट किया है वहां के कैपिटलिस्ट को, और वहां पर सफलतापूर्वक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया है, वहां साम्यवादी क्रांति सफलतापूर्वक किया है। और जहां साम्यवाद है तो मार्क्स का सिद्धांत है कि सत्ता जब क्रांति होगी तो क्या होगा? प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप होगी, वह मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी ताकि द्वंद्व पूंजीपति वर्ग पुनः सिर न उठा सके। तो कोई भी संविधान, भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। यहां पर चीन का संविधान, यद्यपि व्यवहारिक रूप से हम लोग बात करेंगे तो दूसरे दिशा में चली जाएगी, हमें चीन का संविधान पढ़ना है और उसकी विशेषताएं जानना। इतना जानिए कि जनवादी चीन ने जो अपना संविधान बनाया है वह किसी भी रूप में कम्युनिज्म की व्यवस्था को, सिस्टम ऑफ मार्क्स को कोलैप्स नहीं करेगा। उस व्यवस्था के अनुसार ही शासन चलेगा, कम्युनिज्म के अनुसार, न कि कोई दूसरी लिबरल व्यवस्था जैसे अमेरिका में है, भारत में है, ऐसी कोई व्यवस्था उन्हें स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए चीन का संविधान जो अंततः 1982 में आखिरी रूप से तैयार हुआ, उस संविधान को कठोर संविधान बनाया गया जिसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। और यही अमेंडमेंट है। वो जो व्यवस्था साम्यवाद की है वह साम्यवाद की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। अब आप लोगों की संख्या भी घट रही है, लगता है पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो लगभग कल हम लोग मिलेंगे तो चीन के संविधान की पूरी वार्ता हो जाएगी और मैं उस पर पीडीएफ भी दे दूंगा। और पीडीएफ अब ग्रुप में जाएगा, न कि टीचमेंट के उसमें रहेगा, वो ग्रुप में होगा और एक अलग उसकी ईमेल आईडी बना दी जाएगी, उस पर रहेगा कि बाद में मेरे लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसमें बहुत बाहरी लोग जुड़े हैं। तो आज बहुत सी बातें आप